देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुपद 3x² प्लस 5x+2 के शून्यांकों का योगफल होगा। ऑप्शन हमारे पास -5/2, -5/3, -5 और 6। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, शून्यांकों का योगफल निकालना है, तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कैसे लिखते हैं, माइनस का b/a। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे से करें, मूल समीकरण यानी कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, तो यहाँ देखो a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर कितना हो जाएगा 5 और c बराबर कितना हो जाएगा 2। तो इसका मान a b c है, इनका मान इसमें रख देंगे तो शून्यांकों का योगफल आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b, तो -5 हो जाएगा। और a कितना है, बट a की वैल्यू 3, तो शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आ गया -5/3, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। समीकरणों 2x प्लस a y बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है। ऑप्शन हमारे पास -3/10, 3/10, -10/3 और 10/3। तो देखते हैं इसे। देखो समीकरण क्या दे रखा है, 2x प्लस ए वाई, वन का पक्षांतर करें तो माइनस से बराबर क्या हो जाएगा 0। 3x माइनस 5y, इसे 7 का पक्षांतर करें तो -7 बराबर क्या हो जाएगा 0 का कोई भी हल नहीं होगा। तो इसकी कंडीशन देखो क्या होती है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये कंडीशन होती है तो अनंत हल होता है। तो क्या होता है, अनंत हल होंगे। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कंडीशन क्या होती है, अद्वितीय हल की, अद्वितीय हल। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, तो इसमें क्या होता है, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, यानी तो हमें कौन सी कंडीशन को फॉलो करना है, तीसरी वाली कंडीशन को। ठीक है, तो पहले हम यहाँ से a1 a2 और b1 इनकी वैल्यू निकालें। तो देखो a1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, a2 कितना हो जाएगा 3, b1 देखते हैं, b1 कितना है, यहाँ से हो जाएगा a, और b2 देखो कितना हो जाएगा -5, c1 देखते हैं -1 और c2 कितना हो जाएगा -7। ठीक है, तो इस तीसरी वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे तो a1/a2 कितना है 2/3 हो जाएगा बराबर b1/b2, तो यानी a/5 हो जाएगा, a/-5। ठीक है, -5 है, इज नॉट इक्वल c1/c2 यानी कि -1/-7, तो माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं फिलहाल, क्योंकि हमें सिर्फ a का मान चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करें तो कैंची गुणा कर देंगे, तो 3 का ये में होगा 3 ही हो जाएगा बराबर 5 दूनी 10 माइनस का, तो a बराबर क्या आएगा -10/3। तो a का मान क्या निकल गया है -10/3। ठीक है, यानी कि a का मान अगर -10/3 होगा तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। समीकरण 2x² प्लस 5x+4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ऑप्शन हमारे पास परमेय और बराबर, दूसरा है अपरमेय, तीसरा है अपरमेय और असमान, चौथा है वास्तविक नहीं। ठीक है, तो इनकी कंडीशन हम देखते हैं। देखो, जब b² - 4ac छोटा होना चाहिए किससे, 0 से, तब क्या होता है वास्तविक। ठीक है, और जब b² - 4ac बराबर क्या हो 0, तो वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या होती है हमारी, b² - 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से, तब क्या होता है वास्तविक नहीं। ठीक है, तो इन्हीं में से कंडीशनों को फॉलो करेंगे। तो यहाँ से देखो 2x² प्लस
5x+4 बराबर 0। तो यहाँ से देखते हैं a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की हो जाएगी 5 और c की कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो देखो हमसे क्या पूछा है कि मूलों की प्रकृति होगी, तो देखते हैं। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। तो देखते हैं b² कितना हो जाएगा, b कितना है 5, तो 5 का वर्ग माइनस 4 गुणा a हमारे पास 2 है और c 4 है। इसे सॉल्व करते हैं। 5 का वर्ग 25 माइनस 4 दूनी 8, 8 चौकू 32, तो 25 से अगर 32 घटाएंगे तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ये कौन सी कंडीशन, b² माइनस 4ac ठीक छोटा है 0 से। ठीक है, यानी कि हाँ b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है -7 और इधर 0, यानी कि 0 बड़ा किससे -7 से। तो यानी कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, तीसरी वाली, यानी कि वास्तविक नहीं, यानी कि वास्तविक नहीं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 254 का अंत से 10वां पद होगा। ऑप्शन हमारे पास 208, 204, 209 और 214। तो इसे सॉल्व करते देखो, समांतर श्रेणी ये दे रखी है तो इसे पलट के लिख लेंगे। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे 254। अब क्या लिखेंगे, देखो यहाँ गैप कितने का 5 5 का, तो इससे अगर 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 249, फिर 2 घटाएंगे 5 2 244। ठीक, ऐसे लिखते चले जाएगा। लास्ट पद कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो a यानी पहला पद अब कितना हो गया 254। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम d, तो d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 कितना हो जाएगा 249 माइनस a1 कितना है 254, घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ से a और d आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, हमें कौन सा पद निकालना, 10वां। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर n a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखो an 10वां पद निकालना, तो n की जगह कितना आ जाएगा 10 बराबर a कितना है हमारे पास 254 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d माइनस 5। इसे सॉल्व कर देंगे तो देखो 254 प्लस 10 से जाएगा 9, 9 अपना 45 माइनस के। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 254, ये ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब घटा देंगे 14, 14 से अगर 5 जाएगा तो 9, 4, 4 से 4 जाएगा 0 और 2, यानी कि जो 10वां पद होगा वो कौन सा होगा 209, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप है। ऑप्शन हमारे पास त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ डी, तीसरा ऑप्शन है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई डी एफ, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखते हैं, देखो ये दो त्रिभुज हमें दे रखे हैं, इसमें देखो एंगल B बराबर किसके दे रखा है, एंगल D के। ठीक है, अगर देखो कोई भी त्रिभुज दो आपस में अगर समरूप होते हैं, अगर उसका एक कोण समरूप है, ठीक है, अगर एक कोण उसका क्या है समरूप, तो उसकी जो दो भुजाएं होती हैं आपस में वो भी कैसी होती है बराबर, यानी कि अब AC बराबर क्या हो जाएगा DF। ठीक, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने खुद दे रखा है समरूप त्रिभुज का एक युग्म, यानी समरूप तो वो पहले से ही दे रखा है, बस हमें इनमें से एक कंडीशन बतानी कौन से को फॉलो करें। यानी जो एंगल B बराबर एंगल D है, एंगल B बराबर एंगल D, तो इसे कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप। अब इसमें एंगल कौन सा है बराबर था, एंगल D था, तो एंगल D मिडिल में लेंगे, यानी त्रिभुज EDF। ठीक है, जो इस वाले को फॉलो करेगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु -3, -4 के मूल बिंदु से दूरी है। ऑप्शन हमारे पास -3, -4, 5 और 6। इसे देखकर देखो, एक बिंदु हमें क्या दे रखा है -3, -4। ठीक है, मूल बिंदु तो इसमें दे नहीं रखा, तो इसलिए मूल बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे 0, 0। ठीक है,
तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 और ये y2। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। x2 कितना है, -3, x1 कितना है 0, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 0, ठीक है। यहाँ से देखते हैं -3 होते हैं, -3 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। यहाँ 4 बचेगा, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 जोड़ेंगे तो रूट के अंदर कितना हो जाएगा 25। रूट से 25 को बाहर निकालेंगे तो डी बराबर कितना आएगा हमारे पास 5। कितना आएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, यदि कॉट ए बराबर 3/4 हो तो सेक ए का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 4/3, 5/4, 3/5 और 5/3, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ओके, ए बी और सी, कॉट ए यानी कि लाल बटे का, तो देखो साइन कॉस टेन, कॉट यानी आधार बटे लंब, तो आधार कितना हो जाएगा 3 और लंब कितना हो जाएगा 4, ठीक है। कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर पाइथागोरस वाला, ठीक है। तो कर्ण निकलना है हमें, तो कर्ण बराबर आधार कितना है 3, 3 का वर्ग प्लस लंब कितना है 4, तो 4 का वर्ग, 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौगु 16, 16 और 9 25, यहाँ से स्क्वायर हटेगा और यहाँ क्या आ जाएगा रूट, तो के बराबर कितना बचेगा हमारे पास 5। तो ये हमारा कितना आ गया 5 में निकालना गया सेक ए, तो सेक ए बराबर, देखो सेक को क्या लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमारे पास कितना है 5 और आधार कितना हमारे पास 3, तो हमारा सेक ए का मान कितना आएगा 5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यदि tan थीटा बराबर sin थीटा हो तो थीटा का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखते हैं, देखो क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर sin थीटा, तो हमें किसका मान निकालना है थीटा का। तो यहाँ से देखो tan थीटा बराबर जो हमारे tan 0 का मान होगा, यानी tan 0 का मान कितना होता है 0, कितना होता है 0, ठीक। वही साइन थीटा, यानी कि थीटा की जगह अगर हम साइन 0 डिग्री लें, कितना 0 डिग्री, तो उसका भी मान कितना होता है 0, यानी कि थीटा का मान कितना होना चाहिए 0 डिग्री, कितना होना चाहिए 0 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात 1/√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ऑप्शन हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं एक छड़, तो एक छड़ बना लेंगे, छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, यानी अगर यहाँ सूर्य है, ठीक है, तो इसकी छाया इधर तो ये पड़ेगी, इसकी क्या होगी छाया, जिसका अनुपात कितना दे रखा 1 और ये कितना दे रखा है √3। तो इसका उन्नयन कोण यानी सूर्य का उन्नयन कोण ये हमें निकालना है, ये यानी कि ये निकालना है थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमें क्या क्या दे रखा है, लंब और आधार दे रखा है। तो लंब और आधार क्या होता है tan ही तो होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखते हैं tan थीटा बराबर लंब हमारे पास कितना है 1 और आधार कितना दे रखा है √3। तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा बराबर, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan 30 डिग्री, tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी जो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा वो कितने का बनेगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ऑप्शन हमारे पास 0, 1, 2 और अनंत, ठीक है। तो देखते हैं इसे, एक वृत्त, तो पहले एक वृत्त बना लेंगे। ओके, के व्यास, तो पहले देखो व्यास एक बना देंगे, ये हमारा क्या हो गया व्यास, ठीक है। व्यास के सिरों पर खींची समांतर स्पर्श रेखा, तो देखो अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ये जाएगी और एक ये, तो ये दो ही तो ही समांतर रेखा है। और तीसरे अगर दूसरा स्पर्श अगर दूसरा व्यास डालेंगे, ये व्यास हो गया, तो एक ये स्पर्श रेखा दोबारा से हो जाएगी और एक
यानी कि सिर्फ एक व्यास के लिए दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कितनी? दो। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 अंश के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन हमारे पास 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 12। तो आर बराबर 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के 60 डिग्री के कोण है, तो थीटा कितना दे रखा है? 60 अंश। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह 60 रखेंगे बटे में 360 गुणा पाई में वैल्यू दे रहे हैं तो इसलिए पाई का मान नहीं रखेंगे। आर कितने हमारे पास? 12, तो 12 गुणा 12। 6 एकम 6, 6 36 हो गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। ऑप्शन हमारे पास पाई बटे 3 डी क्यू, दूसरा है पाई बटे 24 डी क्यू, फिर है 4 पाई बटे 3 डी क्यू और पाई बटे 6 डी क्यू। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ यदि गोले का व्यास, तो d बराबर हमें कितना दे रखा है? d। तो यहाँ से अगर r निकालेंगे तो क्या निकलेगा? d बटे 2। ठीक है, और आयतन, तो गोले का आयतन देखो क्या होता है? गोले का आयतन बराबर 4 बटे 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं तो 4 बटे 3 हो जाएगा। ठीक, पाई का पाई रहेगा और आर हमारे पास कितना है? डी बाई 2, तो डी बटे 2 और इसका क्यू हो जाएगा। इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 बटे 3 पाई ब्रैकेट से बाहर आएगा, यानी पावर बोलेंगे तो डी की पावर 3 हो जाएगी और 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ से काट देंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ क्या बचेगा? पाई डी की पावर 3 बटे 3 दूनी 6, यानी कि पाई डी की पावर 3 बटे 6, पाई बटे 6 डी की पावर 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास 2 बटे 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये एक सूत्र है ना, फॉर्मूला है। तो आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित बारमार्ता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। वर्ग अंतराल बारमार्ता में दे रखी है। ऑप्शन हमारे पास 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। ठीक है, तो इसमें देखो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संचयी बारमार्ता की। तो इसमें संचयी बारमार्ता निकालते हैं। संचयी बारंबारता। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा? 4 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25। ठीक है, तो इसमें हमें n निकाल, n बटे 2 हो जाएगा कितना? 25 बटे 2, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 12.5। कितना आएगा? 12.5। तो 12.5 किस में जाएगा? इस 15 वाले में जाएगा, यानी कि तो इसका यहाँ पूछा क्या? माध्यिका वर्ग क्या पूछा है? वर्ग। तो वर्ग इसका देखना है, 15 का वर्ग कितना होगा? 10 से 15, यानी कि ये 10 से 15 वाला। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किसी बारमार्ता सारणी के माध्य और माध्यिका क्रमशः 27 और 29 है तो इसका बहुलक होगा। ऑप्शन हमारे पास 28, 31, 33 और 35। ठीक है, तो देखिए इसमें माध्य और माध्यिका में दे रखी है, तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, तो देखते हैं 3 गुणा माध्यिका में दे रखी है, माध्यिका कितनी है?
माध्य हमारे पास है 27 और माध्यिका कितनी है 29, तो 3 गुणा 29 माइनस 2 गुणा माध्य हमारे पास कितना है 27। इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखो 3m 27, 2 3 दूनी 6 2 8 माइनस 27 दूनी कितना होता है 54, घटा देंगे 7 से 4 जाएगा 3, 8 से 5 जाएगा 3, तो बहुलक हमारा कितना आ गया 33, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल बार मात्रा में दे रखा है। ऑप्शन हमारे पास 21, 23, 25 और 26। तो देखते हैं, देखो वर्ग अंतराल और बार मात्रा दे रखा है, तो इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ेगी मध्यमान। तो पहले मध्यमान निकालते हैं, जिसे हम x से डिनोट कर देंगे, किससे x। तो देखो मध्यमान कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतरालों को जोड़ के उसमें 2 का भाग लगाते हैं। 0 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 10, और 10 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया 5। ऐसे ही 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो 15। ठीक, अब हमें भाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हम ये देख लेंगे कि वर्ग अंतरालों में अंतर कितने का। 0 से 10, 10 का अंतर, 10 से 20, 10 का अंतर, 20 से 30, 10 का अंतर। तो यही हमें इधर जोड़ना है, यानी कि 10 का अंतर है तो 10 हमें इधर प्लस करना है। ठीक है, तो 5 से 10 जोड़ा 15, 15 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 35। ठीक है, अब हमें अगला पद क्या निकालना है, बारंबारता और मध्यमान का मल्टीप्लाई, यानी कि f इंटू एक्स निकालना है। ठीक है, तो 2 पंचे 10, 15 एकम 15, 25 चौगु 100, और 35 का अगर करेंगे गुणा 3 में तो 5 3 15, 1 3 3 9 और 1 10। ठीक है, तो हम इन्हें प्लस कर लेंगे, यानी सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा एफ। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो इसे प्लस करें 4 3 7 2 9 और 1 10। इसे प्लस करते 5 और 5 10, हासिल 1 हो गई, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 1 और 1 2, तो इधर कितना आया 230। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो यहाँ हो जाएगा 230 बटे 10, 0 से 0 काट देंगे तो हमारा माध्य कितना आ जाएगा 23। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन हमारे पास 6/7, 5/7, 2/7 और 1/7। तो देखिए, देखो एक अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, अधिवर्ष कितने दिनों की होती है 365 दिन की होती है। ठीक है, जिससे हम दूसरी भाषा में अगर बोलना चाहें तो क्या बोलते हैं सामान्य वर्ष। ठीक है, और एक होती है लीप वर्ष, क्या होती है लीप वर्ष, जो 366 दिन की होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अधिक वर्ष, क्या बोलते हैं अधिक वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से देखते देखो हमें अधिवर्ष बोला है, यानी कि ये, यानी कि 365 वाला। ठीक है, तो देखो 365 में अगर 53 सोमवार में निकालने हैं तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग कर देंगे। तो देखो 7 5 35, 1 बचा 15 हो गया, 7 दूनी 14, यानी कि 52 क्या हो जाएंगे सप्ताह हो जाएंगे, प्लस 1 दिन बचेगा। ठीक है, 52 सप्ताह हो जाएंगे और 1 दिन, तो इन 52 सप्ताह में 52 सोमवार हो जाएंगे हमारे। ठीक, अब सिर्फ एक दिन ये सोमवार हो भी सकता है और नहीं हो सकता, सिर्फ ये एक दिन। ठीक है, और दिन कितने होते हैं हमारे 7 दिन होते हैं, तो हमारी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/7। क्या हो जाएगी 1/7, यानी अगर 53वां सोमवार आएगा तो इसी एक दिन आएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, यानी कि एक ही दिन हो। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास 1/365, 1/366, 2/365 और 2/366। तो देखते हैं, देखो यहाँ क्या कौन सी कर दी है 2020। ठीक है, तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि ये अधिक वर्ष या फिर ये सामान्य वर्ष। ठीक है, और अधिक वर्ष का मतलब होता है 366 दिन, और सामान्य वर्ष का मतलब होता है 365 दिन। ठीक है, तभी तो टोटल नंबर का हमें पता चलेगा।
तो इस अधिक वर्ष जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग लगाते हैं। कितने का? 4 का। अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो अधिक वर्ष होगी, अगर 4 का भाग पूरा नहीं जाएगा तो फिर सामान्य वर्ष होगी। ठीक है, तो देखते हैं, देखो 4 पंचे 20, 4 का भाग 2 में लगाएंगे 0 और 4 पंचे 20 यानी कि पूरा पूरा चला गया, तो कौन सा होगा हमारा? अधिक वर्ष होगी। कौन सी होगी? अधिक वर्ष, यानी कि 366 दिन वाली। तो नीचे कितना रखेंगे? 366 बटे, ठीक है, यानी सॉरी 366। अब ऊपर क्या लिखेंगे कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, यानी एक ही दिन हो, तो 66 दिन में से एक ही तो दिन होगा, तो इसलिए ऊपर क्या लिख देंगे? 1। तो हमारा जो प्रायिकता आएगी वो क्या आएगी? 1 बटे 366, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन हमारे पास 2, 3, 2√2 और 2√3। तो इसे सॉल्व करते, देखो दो बिंदु दे रखे, कौन कौन से हैं? 2,3 और 4,1। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर √x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो इसमें बस रखनी है वैल्यू। x2 कितना है हमारे पास? 4 माइनस x1 कितना है? 2 वर्ग प्लस y2 हमारे पास कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? 3 वर्ग। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। 4 से 2 जाएगा तो 2 का वर्ग प्लस 3 से जाएगा तो -2 बचेगा, तो -2 का वर्ग। यहाँ आगे देखते हैं, 2 का वर्ग 4, -2 का भी वर्ग कितना हो जाएगा? 4, 4 और 4 8। ठीक है, 8 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा? 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन हमारे पास √25, √81, 5/3 और 5 प्लस √2। ठीक है, तो पहले वाले ऑप्शन को चेक करते हैं, यानी क्या लिखा? √25। तो इसको अगर फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा? 5 गुणा 5, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हमारी कैसे हो गई? परिमेय संख्या। कैसे हो जाएगी? परिमेय संख्या। 81 को देखते हैं, √81 अगर इसे तोड़ते हैं तो 9 गुणा 9 ले सकते हैं रूट के अंदर, तो यहाँ से 9 बाहर आ जाएगा, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी। अब 5/3, ये तो स्वयं ही परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्याओं को हम किसके रूप में लिखते हैं? P/Q, और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0। ठीक है, अब क्या होता है? 5 प्लस √2, तो 5 तो रूट से बाहर है। ठीक है, लेकिन जो रूट के अंदर क्या लिखा है? 2 लिखा, तो 2 रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो यानी अपरिमेय संख्या हमारी क्या हुई? 5 प्लस √2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके।